प्यारे विद्यार्थियों, पीएससी के पेपर के दौरान आप ये महसूस करते हैं कि नहीं, मुझे ये वाला टिक करना था परंतु मैंने ये वाला प्रश्न का आंसर टिक कर दिया। इसके साथ-साथ जब एक ही जैसे कुछ 2 शब्द आ जाते हैं या 2 पॉइंट आ जाते हैं जिसको लेकर आप कन्फ्यूज़ होते हैं, उस क्षण आपको लगता है कि मैंने कौन-सा पाप करा था जिसके लिए ये क्वेश्चन मेरे सामने आए। अभ्यर्थियों के जीवन में इस प्रकार की समस्याएं पेपर के दौरान ही उत्पन्न होती। तब महसूस होता है कि हमने जहां तैयारी करी, हमने जहां अपनी प्रिपरेशन करी, वहां पर हमें कुछ समस्याएं हुई या हमें इतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं करवाया। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों की मनः स्थिति को समझते हुए मैं आज की इस क्लास को दे रहा हूँ। ये क्लास डाउट सेशन क्लियर की क्लास है, मतलब जो डाउट्स होते हैं वो डाउट क्लियर सेशन है एक तरीके से, कि जब विद्यार्थियों को डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को क्लियर कैसे करें। तो इसी के आधार पर संपूर्ण पॉइंट्स विद आपको प्रूफ मैं आपको देते चलूंगा, और यकीनन आप एंड तक देखना कि आपको कितने सारे पॉइंट्स थे जो लगभग कंफ्यूज कर सकते थे या आपको अभी तक पता नहीं थे और मैंने आपको बता दिए जिससे आप पास हो जाएं। तो चलिए, स्वागत करता हूं मैं अतुल कुमार गर्ग आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में, जो कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशन की क्लास है। इस पर हम विभिन्न टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बता दीजिए कि हाँ सर, हम आ गए। बिल्कुल। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का, हमारे प्यारे विद्यार्थियों का, जो प्रतिदिन हमारी क्लास में आते हैं। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। सेशन को लाइक और शेयर कर दो बच्चों, और फिर हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। जी हाँ, चलिए शुरू करा जाए। बिल्कुल, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय हिंद। डाउट क्लियर सेशन का आज की जो पहला पॉइंट है वो है मध्य प्रदेश के राज्यपालों या अन्य संबंधित व्यक्तियों को लेकर। पहला पॉइंट किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश के राज्यपालों या अन्य संबंधित व्यक्तियों से संबंधित है। तो सबसे पहला ही पहले मैं प्रश्न बना लेता हूं, उसका आंसर दे दो, फिर इन डाउट्स को मैं आपके क्लियर कर देता हूं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है बच्चों। जल्दी से आंसर दो, कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। बिल्कुल, जो लोग बाद में भी हमारी क्लासेस को देखते हैं वो इस बात को याद रखिएगा कि आप यदि इस क्लास को देख रहे हैं, सेशन को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि 360 एंड सेलेक्टिव व्यू आपको कैसा लगता है। एक बार अपनी राय जरूर दें इस सेशन के लिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है अथवा नहीं। जय हिंद। चलिए ठीक है, कमेंट्स आने लगे मेरे पास। बिल्कुल, कुछ लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं, लगभग तैयारी आप लोग कर रखे हैं, मुझे पता है कुछ कुछ टॉपिक पर अब ध्यान से सुनो। मैं आपको ले चल रहा हूँ धरातल पर उतारने के लिए। सुनो, एक प्रश्न आपको कंफ्यूज करता दिखेगा कि शंकर दयाल शर्मा वर्सेस आप देखेंगे भगवत दयाल शर्मा। नो डाउट अभी आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ ले रहे हैं, आपको अच्छे से लग रहा है क्योंकि मैंने लिख के दे दिया, पर यदि एग्जाम में ये दोनों नाम एक जैसे आ जाए तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हुए भी दिख जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, शंकर दयाल शर्मा जी की जब बात आएगी तो इनका जन्म होता है भोपाल में। कहाँ पर हो रहा है? भोपाल में। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये 1562 से लेकर 1552 से लेकर 1556 तक, 1952 1956 तक। ठीक है ना? आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तो उसके पहले भी मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था कि किसी का शासन नहीं था। उस संदर्भ में यहाँ पर चर्चा हो रही है प्यारे अभ्यर्थी। भारत के 9वें राष्ट्रपति, या ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे या जिनका जन्म भोपाल में हुआ था। तो क्या आंसर हो जाएगा? शंकर दयाल शर्मा जी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, भगवत दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के राज्यपाल 9वें, 11वें और 13वें नंबर के। सोचो 3 बार राज्यपाल बन रहे हैं, ऐसा भी एक प्रश्न बना ले तो आंसर दे देना। उसके बाद एक प्रश्न और बनाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बार नियुक्त होने वाले राज्यपाल कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए भगवत दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भगवत दयाल शर्मा।
उसके साथ साथ उड़ीसा के राज्यपाल भी बनते हैं ये, और पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो देखो है कि नहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बताओ। एक बार इस शिद्दत से, इस तरीके से यदि आप सुन लोगे, मेरी बातों को पढ़ लोगे, तो मैं यकीनन कह रहा हूँ इतनी चीजें याद होने से आपकी बहुत सारी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी और उस दिन कंफ्यूज नहीं होगे कि अरे ये क्या हो गया, इसका आंसर ये था और ये आना चाहिए। चलिए, अब मध्य प्रदेश के चूंकि राज्यपालों की ही चर्चा हो रही है, तो उन्हीं से संबंधित अनुच्छेद और कुछ अन्य तथ्यों को मैं आपको बता देता हूँ, उनको और सुन लो। हरि विनायक पाटकर की चर्चा होगी बच्चों। तो मध्य प्रदेश में राज्यपाल की दृष्टि से सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं का ही रहा। पॉइंट समझ गए, इतना याद कर लेना। और यहाँ पर ये जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हैं ना, ये राज्यपाल के संदर्भ में दिए हुए हैं। संपूर्ण क्लास पीएससी प्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ के जाना। लापरवाही कोई नहीं करेगा जो पीएससी प्री देने जा रहा है। अनुच्छेद 153 की बात हो रही है। आर्टिकल, अनुच्छेद का इंग्लिश में क्या बोलेंगे इंग्लिश वालों? आर्टिकल बोलेंगे। तो आर्टिकल 153 का रिलेशन किससे है? तो आप बोलना प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब हर एक राज्य में एक राज्यपाल के संदर्भ में चर्चा करी गई है। उसी के साथ साथ कुछ अपवाद भी रहते हैं, कुछ और भी बातें रहती हैं। ये डिटेलिंग मैं पॉलिटी की क्लास में आपसे करूंगा, परंतु ये जो क्लास है वो इससे संबंधित है कि क्या पढ़ के जाएं जिससे पास हो। समझे बात को? चलो, अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्ति के संदर्भ में बात आती है। उसके बाद 161 क्षमादान की शक्ति। देखो, राष्ट्रपति की भी क्षमादान शक्ति दी जाती है, राष्ट्रपति के पास में भी है। वैसी ही कुछ उससे थोड़ा सा चेंजेस के साथ या अमेंडमेंट के साथ कुछ शक्तियां राज्यपाल के पास आती हैं। हालांकि दोनों की शक्तियों में अपना अपना अंतर है, पॉलिटी की क्लास में पढ़ना। परंतु अनुच्छेद आएगा 161। फिर उसके बाद में विधानसभा के सत्र को आहूत करने की बात हो, सत्रावसान की बात हो या विघटन की बात हो, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, किसके संदर्भ में? आपकी विधानसभा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात हो रही है बच्चों? विधानसभा के संदर्भ में। तो प्रश्न बनाए यदि पीएससी वाला, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे आयोग को कि हाँ भैया पढ़ लिया था, समय रहते पढ़ लिया था, थैंक यू, एंड टाइम पर पढ़ा था। विधानसभा में बजट की चर्चा हो जाए तो यही करवाएगा या रखवाएगा, रखेंगे कौन? राज्य के एक तरीके से वित्त मंत्री। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और जो कि उप मुख्यमंत्री भी है जल्दी बताइए। बिल्कुल, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुन लो। जगदीश देवड़ा जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बच्चों? जगदीश देवड़ा जी की। ठीक है ना? तो यदि आपसे पूछे कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के एक तरीके से वित्त मंत्री कौन है, और जगदीश देवड़ा और उप मुख्यमंत्री। ठीक है, दो प्रश्न और मैंने आपको दे दिए हैं, याद से ध्यान से सुनते जाना। एक जगदीश देवड़ा जी के बारे में बात हो जाएगी, ठीक है, और एक मैंने जो है मंगू भाई छगनलाल पटेल के बारे में चर्चा करी थी, मंगू भाई जी के बारे में। याद आ रहा है? एक तो इनके नाम भी बड़े अच्छे होते हैं गुजरात वालों को, ऑलरेडी भाई लिखा रहता है तो टेंशन की बात ही नहीं है। भले आप कुछ ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, पर एक वो तो लगा रहे हो जिस सम्मानजनक शब्द आ ही जाता है चलिए, उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 213 की बच्चों। ठीक है ना? अनुच्छेद 213 213 आर्टिकल की बात हो रही है। तो इसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद 213 के तहत। अब आपको मैं याद करा दे रहा हूं, याद कर लेना, ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, ये आपको शायद ना पता हो। 1 2 3 अध्यादेश जारी, 1 2 3 अध्यादेश जारी, 1 2 3 अध्यादेश जारी, दो तीन बार बोलो, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब 1 2 3 किसके संदर्भ में हो रही है? राष्ट्रपति के संदर्भ में। किसके संदर्भ में हो रहा है? देखो, राष्ट्रपति के संदर्भ में। इन अनुच्छेदों को याद करने की बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है मेरे पास, तुम कहोगे तो किसी दिन क्लास बना दूंगा। तो 1 2 3 अध्यादेश जारी, 1 2 3 अध्यादेश जारी, ऐसे दो तीन बार बोलो तो याद हो जाएगा तुमको। और इसी का अपोजिट कर देना है, इसी का अपोजिट 2 1 3 होता है। देख लो, इस तरीके से कर दो, इसको 2 1 3 कर दो, ऐसे कर दो, दो तीन बार बोलो। अब बोलोगे सॉरी ये कैसे हो रहा है? भैया आप लॉजिक सेट करते रहो, मैं तो पढ़ा के आगे निकल जाऊंगा। देखो, लॉजिक के संदर्भ में मैं आपको कैसे है बता रहा हूँ। हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, मैं अपना तरीका फाइंड आउट कर लेता हूँ।
यदि आपको अपना तरीका आता है, मैं कहूंगा सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि जो तरीका आप खोजोगे वो आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा। जो देखो मैंने खोजा है मुझे ज्यादा समय तक याद है। आप समझ जाओ आंसर। चलो, एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको फिर से पढ़ने के लिए ध्यान से सुनते चलना, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं जो मैं आपको इस सेशन में क्लियर कर दूंगा। उसके साथ आपको कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताना है, जब भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि मेरी ये पहल आपको कैसी लग रही है। डाउट क्लियर सेशन आपको और चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतने ज्यादा मैं आपको जो है सेशंस दूंगा, जितने कम करोगे उतने कम सेशंस भी आएंगे। समझ गए बात को? अब आपके ऊपर। चलो, अब बात होती है पर्वतारोहियों की, चर्चा होती है मध्य प्रदेश के पर्वतारोहियों की, चर्चा बिल्कुल होती रहती है बच्चों, पर जिनमें से जो दो कंफ्यूज करते हैं अक्सर विद्यार्थियों को, कहीं कहीं कुछ कुछ लिखा है, उनके संदर्भ में चर्चा कर रहा हूँ। दो एक तरीके से इनके नाम चर्चा में आते हैं, दो लड़कियों के जो ज्यादा चर्चा में रहते हैं। एक नाम रहेगा बच्चों मेघा परमार का। किसका रहेगा? मेघा परमार का। सीहोर जिले से जो है, या सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रही है मेघा। उसके साथ साथ भावना डहरिया की चर्चा होती है, जो कि तामिया छिंदवाड़ा से जो है बिलोंग कर रही है। अब देखो ध्यान से सुनना, ये दोनों जो है ना 22 मई 2019 को जो है चढ़ रही हैं। कहाँ चढ़ रही हैं भैया? माउंट एवरेस्ट फतह कर रही हैं। तो जब माउंट एवरेस्ट फतह कर रही हैं तो कई बच्चों को कई कई अलग अलग जगह कंफ्यूज कर देते हैं कुछ लोग। मैं आपको ध्यान से बोल रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लें। 22 मई 2019 को दोनों ही ये माउंट एवरेस्ट की जो है चोटी उस पर चढ़ रही हैं, उस फतह कर रही हैं माउंट एवरेस्ट को। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम्हें लगता होगा बहुत आसान है, कभी जाओ तो समझ में आ जाएगा कि गुर्दे ना फूल गए तो बता देना। समझ गए बात को? बर्फ वाले इलाके में कैसे रहना है, कैसे सरवाइव करना, कुछ की तो लाशें भी नहीं मिलती। इतना कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, या इतना गार्बेज पड़ा है, हिमालय की चोटी पे जाइएगा कभी तो आपको पता चलेगा कि लोग कितना कचरा करते हैं, समझ में भी आ जाएगा। और ये कचरा लाशों का भी है, इतना याद रखना, क्योंकि उतनी ऊपर से लाश वापस नहीं लाई जा सकती। समझे बात को? चलो, सीहोर जिले से दोनों। अब देखो ध्यान से सुनो, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पहली महिला जो है वो है आपकी मेघा परमार। ये 5 बजे चढ़ती हैं। कितने बजे? 5 बजे, सुबह सुबह 5 बजे की बात हो रही है। तत्पश्चात या उनके बाद सेकंड नंबर पर पहुंचती हैं आपकी भावना टहरिया। तो आई थिंक अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि दोनों में पहले कौन चढ़ा, और टाइमिंग के साथ मैंने आपको बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए और डाउट ना रहे। ठीक है, मेघ ऐसे भी याद कर लो, एक तरीका अभी याद आया है कि मेघ ऊंचाई पर होते हैं। याद आ रहा है? मेघ कहाँ होंगे? ऊंचाई पे। तो पहले मेघ पहुंच गए, ऐसे समझ लो। समझ गए बात को? ऐसे। तो उसके बाद भाव जागृत हो गए। ये लो बन गई ट्रिक। समझ गए बात को? अब ट्रिक से बता दिया, अब एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे आप लोग। उसके बाद ध्यान से सुनना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं ये कौन? मेघा परमार। इनकी अन्य उपलब्धियां क्या हैं? अदर अचीवमेंट्स क्या है बच्चों? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी चढ़ चुकी हैं या फतह कर चुकी हैं, एल्ब्रुस इसका नाम है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसी यजोस्की इसका नाम है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और अफ्रीका की जो है पीक, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीक है वो है आपकी किलिमंजारो। इस पर भी ये चढ़ चुकी हैं, इसको भी ये जीत चुकी है। चलिए, तो इस बेसिस पे हम ये बोलेंगे कि अदर अचीवमेंट्स में आप इनके थोड़े से पॉइंट्स याद रख लेना। वहीं भावना की अदर अचीवमेंट्स क्या है? दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है एकांक गुआ, उस पर जो है ये एक तरीके से पता है वो कर चुकी हैं इसको। और अफ्रीका की किलिमंजारो। तो इस तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी। अब हाल ही में क्या हुआ है देखो, मुस्कान रघुवंशी भी जो है ना एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसी यजोस्को को जो है जाकर अपना तिरंगा फहरा चुकी हैं, भारत का नाम ऊंचा कर चुकी हैं। इस आधार पर याद रखना कि इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही अब कौन बन चुकी हैं बच्चों? मुस्कान रघुवंशी। तो पूछ ले तो आंसर दे के चले आना, ये नहीं कहना कि बताया नहीं है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो थोड़ा सा याद रख लेना, अशोकनगर से बिलोंग करती हैं। ठीक है। और साइकिल से 3200 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा करी थी इन्होंने।
और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर जो है 25 दिनों में साइकिल से तय करा था। हमारे देश की राज्य की बेटियां कितना नाम ऊंचा कर रही हैं, ये भी सोच लो। ठीक है ना। कुछ लोग लड़कियों को जो है वो मानते हैं, एक तरीके से लड़की के जन्म को या बालिका के जन्म को हीन भावना से देखते हैं। और उससे देखिए लड़कों की तुलना में लड़कियां कितना आगे बढ़ रही हैं, कितना आगे अपने माता पिता का नाम ले जा रही हैं। फर्क ये है कि कौन क्या करना चाहता है बच्चों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझेंगे कि लड़का और लड़की दोनों बराबर होते हैं। फर्क इतना है कि आपने शिक्षा दीक्षा कैसे दी, आपने कैसे संस्कार दिए और किस आधार पे बच्चों को पाला। मजा आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके जल्दी से मुझे बता दो कैसा लग रहा है, तो मैं आगे सेशन को बढ़ाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही जो है आप लोग लगे रहें और देखें, आपके लिए मेहनत सारी चीजें मैं ऐसी कंपाइल करके रखता हूं ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, आपको सिर्फ पढ़ना पड़े। बावजूद इसके यदि आप लोगों के प्रेम में कंजूसी होती है तो मुझे लगता है कि आप वही गधा चाल चलने के लिए तैयार हो जहां सभी लोग जाते हैं और जो यही करते हैं कि हम जो है मजदूरी करते रहें। आपको समझना होगा आज का जमाना स्मार्ट वर्क का है। स्मार्ट वर्क मैं आपको करके मेरी मेहनत के अनुरूप दे रहा हूं ताकि आप पास हो जाएं। अब फिर आपकी मर्जी है। चलिए डाउट क्लियर सेशन की मैं चर्चा कर लेता हूं। एक और अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक 360 सेलेक्टिव मूवमेंट जो है कंफ्यूज करता है, इसका नाम है गुलरुखी और एक नाम है बच्चों गुरुमुखी लिपि। जब ये दोनों एक जैसे लिखे आ जाएंगे ना, अभी तो चूंकि मैंने लिख दिया तो तुम्हें लग रहा होगा ये इतनी आसान चीज है। मैं कहूंगा इतनी आसान होती तो फिर मुझे लिखने की जरूरत ही क्या थी। आसान काम मैं नहीं करता, हाँ मैं काम को आसान बनाने पर भरोसा करता हूँ। समझे बात? चलिए, तो गुलरुखी नामक की जो कविताएं या शीर्षक से कविताएं लिखा करता था बच्चों सिकंदर लोदी। कौन लिखा करता था? सिकंदर लोदी। कौन है सिकंदर लोदी? ध्यान से सुनना। लोदी वंश जब आप मेरे से पढ़ोगे तब मैं और डिटेल में सारी चीजें पढ़ाऊंगा, पर यहाँ आपको पास कराने के लिए पीएससी में आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्री में देने के लिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और इतना याद रखना कि मैं जो चीज आपको पढ़ाऊंगा वो प्री के साथ साथ मेंस के 2 मार्कर के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है और 7 मार्कर के लिए। मैं सारी बातें सोच के आपको पढ़ाता हूँ। तो लोदी वंश का संस्थापक आपसे पूछेगा, आप बोलना बहलोल लोदी। कौन था लोदी वंश का संस्थापक? बहलोल लोदी। एक और प्रश्न एग्जाम में बनाता है आपके कि भारत में प्रथम अफगानी साम्राज्य का स्थापना करता, मतलब भारत में पहली बार अफगानी साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? आपका आंसर होना चाहिए बहलोल लोदी। बता दोगे प्री में पूछा जाएगा तो। उसके बाद में दूसरा अफगानी साम्राज्य स्थापना करता कौन है भारत में? शेर शाह सूरी। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बच्चों। और शेरशाह सूरी के आई थिंक बेटे का नाम एक बार पीएससी प्री में पीवाईक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा, पढ़ा होगा, चेक कर लेना। पर शेरशाह सूरी का शासनकाल बहुत कम समय का था, बावजूद इसके शेरशाह सूरी ने अपनी एक छवि छोड़ी और भारतीय इतिहास में जो है ये जाने जाते हैं। समझ गए बात को? भारतीय इतिहास में इनका नाम जो है आज भी अमर के तौर पर है, या ऐसा समझ लो अमर इन द सेंस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ना पड़ता है। ग्रांड ट्रंक रोड की बात हो या अपनी कार्यशैली की बात हो, शेरशाह जो सूरी जो है इसको बड़ा चर्चित रहा। बावजूद इसके एक जो है युद्ध था, एक अभियान था जिसके कारण ये जो है इसको इसके ऊपर एक कलंक लगा। उसके बारे में कभी डिटेल में मैं आपसे चर्चा करूंगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बच्चों। सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनना कि बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश का जो है शासनकर्ता हो रहा है सिकंदर लोदी। कौन हो रहा है? सिकंदर लोदी। भूमि के नाप हेतु या मेजरमेंट हेतु, लैंड के मेजरमेंट हेतु इसने एक मेजर एक तरीके से एक स्केल समझ लो यूज करी थी। इसका नाम था गजे सिकंदरी। क्या नाम था? गजे सिकंदरी। आपसे पूछे आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आप बोलना सिकंदर लोदी ने करी थी। किसने करी थी? सिकंदर। सिकंदर लोदी के बाद लोदी वंश का जो अंतिम शासक कहलाता है वो है इब्राहिम लोदी। कौन कहलाएगा बच्चों? इब्राहिम लोदी। इस तरीके से जो है आप लोदी वंश का एंड होते भी देखेंगे इब्राहिम लोदी के पश्चात 1518 में घाटोली के युद्ध में राणा सांगा से हार रहा है ये। और 1526 में
पानीपत प्रथम के युद्ध में बाबर से हार रहा है। तो एग्जैक्टली पूछ ले कि पानीपत प्रथम का युद्ध कब हुआ, आप बोलना 1526 में। उसके बाद आपसे पूछे घाटोली का युद्ध जो है कहां पर हुआ, या खातोली, घाटोली या खातोली दोनों नाम लिखे आते हैं, कंफ्यूज मत होना। 1518 ईस्वी में जो है राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस तरीके से ये पॉइंट हो गया। अब गुरु, अपन ने गुलरुखी की चर्चा करी है बच्चों। गुलरुखी के अंतर्गत मैंने सारे फैक्ट्स आपको बता दिए, वर्सेस बात हो रही है गुरुमुखी लिपि। तो गुरु नानक के शिष्य होते हैं, दूसरे नंबर के शिष्य जो होते हैं गुरु नानक के शिष्य एवं दूसरे सिख गुरु के द्वारा जो है इनकी रचना करी गई थी। आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में जब भी देख रहे हो मुझे बता देना, और यदि आपने आंसर ना दे पाया तो चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम कैसी तैयारी कर रहे हो, जल्दी से बता दो। और नहीं तो फिर मैं कहूंगा आपको एक तरीके से सिख साम्राज्य पर भी एक छोटी सी क्लास देना तो बनता है। चलिए, आ रहा है मजा। डाउट क्लियर सेशन से देखो आपको कितने सारे डाउट में क्लियर करके बताऊंगा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। ग्वालियर का किला या भारत के जिब्राल्टर की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं अभी 2 सेकंड में आपको पहले बताऊंगा, पर यहां से सुन लो प्री के लिए। इस बार याद से सुन के जाना मेरी बात को, जो भी पीएससी प्री का पेपर देने जा रहे हैं 2025 का, एक प्रश्न ग्वालियर से बिल्कुल बनना चाहिए, पूरी संभावना है, क्योंकि चर्चा में है ग्वालियर। या तो वो यूनेस्को की जो है सिटी के तौर पे आपसे पूछ ले तो प्रश्न बनेगा, पर तब भी एक प्रश्न बनना चाहिए। देखते हैं क्या है। निर्माण आपसे पूछे ग्वालियर के इस किले का, तो वर्ष 505 में राजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया। आपसे एक प्रश्न और पूछे कि बाबर ने किस किले को हिंद के किलों के हार में पर्ल का नाम दिया था, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए ग्वालियर का किला या भारत का जिब्राल्टर। ग्वालियर का किला बहुत चर्चा में रहता है, कुछ बनाने का मैंने प्रयास करा है अपने तरीके से, आप देख लो। ऐसा किला होता नहीं है, मैं पढ़ाने के लिए बनाता हूँ, समझे बात को। और यही एक तरीके से फॉर्मेट है बच्चों, क्या है फॉर्मेट है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप अपनी मेंस की कॉपी में इन फॉर्मेट्स को यूज भी कर सकते हैं। आपसे पूछे हिंडोला दरवाजा कहां पर है, आप क्या बोलोगे, हिंडोला दरवाजा कहां पर है, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे ग्वालियर के किले में। जबकि हिंडोला महल पूछे तो मैंने एक क्लास दे रखी है आपको सिटी ऑफ जॉय मांडू के नाम से, वहां पर चर्चा हुई है हिंडोला महल की, समझ के बात को। ये क्या है, हिंडोला दरवाजा, ये क्या है, हिंडोला दरवाजा। वहां पर क्या मैंने चर्चा करी है मांडू में, हिंडोला महल की चर्चा करी है। अब तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आलमगीर दरवाजा आपसे पूछे कहां पर है, तो आप बता देना ग्वालियर के किले में है। उसके बाद उत्तर पूर्व देखते हैं तो हाथीपुल का दरवाजा है यहाँ पर। इस तरीके से ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं, ऐसे समझ लो, हरदरी का दरवाजा, और उसके साथ साथ दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो बादलगढ़ का दरवाजा। तो इस तरीके से ग्वालियर के किले पर कितने दरवाजे हैं, 5 दरवाजे, याद हो जाएंगे। विथ डाउट्स क्लियर सेशन है, समझ लो, सारे बता दे रहा हूँ। अब ये मैंने क्यों लिखे हैं, इसके साथ साथ पहले आप पहले इसको पढ़ लो। सबसे पहले बात आती है कि इसी किले के अंतर्गत बात होती है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जौहर कुंड आपको देखने को मिल जाएगा। पहले राजपूत शासकों के शासनकाल में आप देखोगे तो यदि किसी प्रकार की विपत्ति आती थी तो रानियां जो है, क्योंकि लोग क्या करते थे, रानियों को कब्जा करके ले जाते थे, कैद करके ले जाते थे, तो कोई अपने हरम में रख रहा है, कोई अपनी दासी बना रहा है, कोई मिसयूज कर रहा है। इसके कारण रानियां जो है ना जौहर करा करती थी, क्या करा करती थी, जौहर करा करती थी। तो इस तरीके से सबसे बड़ा जौहर कुंड आपको देखने को मिल जाएगा। गुर्जरी महल आपको यदि पूछे तो इसी के अंतर्गत है। मान मंदिर यहीं आपको देखने को मिलेगा। सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहीं पे। उसके बाद बंदी छोड़ गुरुद्वारा कहाँ पर है, यदि ये भी पूछ ले तो बता के आ जाना कि सर ने बिल्कुल अभी अभी ही पढ़ाया था, ताजा ताजा ही माहौल है, और ताजे ताजे माहौल में हम जो है करके आ गए गेम, समझे बात को, कौन सा गेम, पढ़ाई वाला रे। उसके बाद में तेली का मंदिर, तेली का मंदिर भी यही है। इस तरीके से ये 6 इंपॉर्टेंट और 6 5 11 इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये हो गए। आया मजा की नहीं। अब और ध्यान से सुनो, अब ध्यान से क्या सुनो, यहाँ पर एक चर्चा हुई है भरतरी दरवाजे की। बोले हाँ सर, 3 डाउट्स वैसे यहाँ पर बनने की संभावना हो सकती थी, मैंने 2 और बना दिए, मतलब 2 बना दिए आपको, ध्यान से सुनो।
पहला तो हिंडोला दरवाजा और हिंडोला महल, जिसका मैंने आपको डेटा दे दिया है। अब आपके पास ये डेटा आ गया होगा। बोलो हाँ सर, हाँ तो बोल दो पापियों। चलो ठीक है, ये हो गया हिंडोला महल, हिंडोला दरवाजा। इसके साथ इस तरफ आओ स्क्रीन पे, इस तरफ राइट वाले स्क्रीन पे चेक करो, आलमगीर दरवाजे की चर्चा हो रही है। देखो आलमगीर दरवाजा मांडू के किले में भी है बच्चों, और ग्वालियर के किले में भी है। पॉइंट समझ गए? मांडू वाली क्लास चेक करो, वहां पर मैंने 48 आपको लगभग स्थान या जो है नाम बताए थे जहां पर जिनकी चर्चा होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर देखो भरथरी का दरवाजा लिखा हुआ है, ये भी एक कंफ्यूज कर सकता है। तो भरथरी का दरवाजा आपको लगे भरथरी गुफाओं में है, मैं बोलूंगा नहीं भैया, भरथरी गुफाएं सेपरेट हैं, उज्जैन में है, परमार शासकों के द्वारा निर्मित। समझ गए बात को? क्षिप्रा नदी के किनारे आपको देखने को मिलने वाली है ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से अब 3 अदर फैक्ट मैंने आपको ग्वालियर के किले में चर्चा कर ली। ईमानदारी से अपनी आत्मा से पूछ के बता दो, इतने अच्छे से कोई आपको पढ़ा रहा है अभी तक, तो बताओ। चलो इजाजत हो तो आगे बढ़ूं। ऐसे एक बार सारे सब्जेक्ट, ये मत सोचो कि आपको सब्जेक्ट कैसे, मैं आपको बोल रहा हूँ जिस सब्जेक्ट में भी मैंने हाथ रखा उस सब्जेक्ट में आपको मैं इतना काबिल बना दूंगा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ उस आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म का फ्रंट पेज है, बेसिक इन्फो है, उसको एक दिन पढ़ के देखना जब भी तुम्हारी आत्मा गवाही दे। मैंने क्या लिख के रखा है कि हम आपके जो भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे, बेसिक टू बेस्ट लेने की जवाबदारी मैं आपकी लेता हूँ। ठीक है, इसी के साथ मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मेरे द्वारा आप लोगों की शिक्षा दीक्षा को और निखार लाने के लिए कॉम्बो कोर्स को लॉन्च करा गया। कॉम्बो कोर्स मैं आपसे बोलूंगा प्री प्लस मेंस है। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मेरे प्राइम मेंबर्स जो जुड़े हैं उनसे पूछ लो। इस कोर्स में मैंने उनको 15,000 रुपए तक के फायदे देने की बात कही थी, और मैं उनको यकीनन ये सारी चीजें दूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जुड़ जाइए, अभी भी देर नहीं हुई है। आप मेरे साथ अभी भी जुड़ेंगे तो लगभग, यदि मैं बात करूं प्री में, तो आपको 40 प्रश्न की मैं संभावनाएं दे दूंगा, और मेंस की बात करेंगे तो मैं लगभग 450 नंबर की आपको संभावनाएं दे दूंगा। और ये संभावनाएं वाकई में मैं आपकी पूरी करके भी बताऊंगा, मतलब संभावनाओं को यकीन में बदलते हुए दिखाऊंगा, ये आप देखना। इसी के आधार पर केवल, यदि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है प्री, केवल 10 से 15 प्रश्न चाहिए, तो मैं कहूंगा आप ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लो। ठीक है ना? यहाँ से आपको अतुल सर की आर्थिक पाठशाला में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन की हमारी लिंक है बच्चों, ये कॉम्बो कोर्स की लिंक है, और अतुल सर की आर्थिक पाठशाला की लिंक ये है। और ये सारी पीडीएफ, इन क्लास की पीडीएफ आपको कुछ आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब आपके एक तरीके से एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ये एप्लीकेशन जो है आपको गूगल प्ले स्टोर पे किया के नाम से उपलब्ध है। किस नाम से उपलब्ध है? किया के नाम से उपलब्ध है। समझे बात को? तो वहां से डाउनलोड करो, सारे कोर्सेज को चेक करो, दिल करे तो परचेज कर लो, और नहीं तो चल रहा है भंडार। चलो, उसी के साथ यदि स्पेशल इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो मैं कहूंगा स्पेशल इकोनॉमिक्स की क्लासेस पढ़ लो, मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है आपसे। आपको प्री प्लस मेंस पढ़ना है, ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, कि इस बार इकोनॉमिक्स ने ही बच्चों का पेपर रुकाया है। जो बच्चे प्री पढ़ के चले गए थे उनका मेंस में जो है दिक्कत आ गई उनको इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि एमपी की इकोनॉमी उनने अच्छे से नहीं पढ़ी। मैं आपको एमपी की इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप ऐसे समझ जाना कि कितना फायदा आपको होने वाला है। देखो, तो एमपी की इकोनॉमी भारत की अर्थव्यवस्था या भारतीय इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की बात हो जाएगी, भारत की बात हो जाएगी, और साथ में प्री, इसलिए इसकी फीस रखी गई है मात्र 2,000 रुपए। आप सोचो 3 सब्जेक्ट की फीस 2,000 है, ये मत सोचो कि आपके लिए कोई ज्यादा वसूला जा रहा है। इसमें मेहनत लगती है, और इस मेहनत को मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव ही मिलेंगे, निगेटिव रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे मेरी क्लासेस के आपको। बाकी फिर आपका मन है। इसी आधार पर एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की क्लास बाइलिंगुअल आपको दी गई है बच्चों। आप इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो यदि आपको 110 नंबर में इसमें प्राप्त करने हैं, तो मैं कहूंगा इस क्लास पे भी जुड़ जाओ। सारी लिंक्स ये हैं। आपको ये सारे लिंक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको जो है, टेलीग्राम पे सर्च करिए, कुछ आईएएस एकेडमी के नाम से ही है, तो आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से, और आप उस पर चर्चा कर लेंगे। चलिए।
आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल। बढ़िया सर, हम तो तैयार ही हैं। चलो, देखो तो बच्चों और कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं फटाफट में आपके। अब देखो एक क्वेश्चन आएगा चतुर्भुज मंदिर का, इसका क्वेश्चन आएगा चतुर्भुज मंदिर का। तो आपसे पूछे चतुर्भुज मंदिर कहाँ पर है, तो देखो चतुर्भुज मंदिर दो जगह देखने को मिलेगा बच्चों। डाउट क्लियर सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं मैंने आपके लिए। चतुर्भुज मंदिर एक तो आपका ओरछा में है, कहाँ पर है, ओरछा में। और दूसरा आपका जो है खजुराहो में, दूसरा कहाँ है आपका, खजुराहो में। ओरछा में जो चतुर्भुज मंदिर है, इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ऐसे समझ लो। जबकि खजुराहो में जो चतुर्भुज मंदिर है, इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन करवा रहे हैं। पॉइंट समझ गए? तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नहीं। इसके साथ साथ इस साइड आओ, राइट साइड देखो स्क्रीन पे, यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूजन होंगे, यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल बनेंगे प्री में। इस कंफ्यूजन को भी मैं दूर करने का एक प्रयास कर लेता हूँ आपके साथ में। फटाफट देखो मेरे साथ। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, उनकी जो है संस्थापक और उनकी राजधानियों पे चर्चा हो रही है। फटाफट स्पीड अप कर लो, याद करने की जवाबदारी तो तुम्हारी ही रहेगी, याद करके तो तुमको ही जाना है। औलिकर वंश की बात होती है तो जयवर्मन संस्थापक हैं, राजधानी मंदसौर या दसपुर। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन हो रहे हैं, विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। चंदेल वंश के संस्थापक एग्जामिनर पूछे तो बताना प्री में, आंसर होगा नन्नुक या चंद्रवर्मा, राजधानी है खजुराहो या खजूरवाहक। परमार वंश के संदर्भ में चर्चा होगी तो कृष्णराज या उपेंद्र की चर्चा हो जाएगी, उज्जैन और धार राजधानियां बनाई जा रही हैं। मालवा का गौरी वंश, दिलावर खां गौरी मैंने चर्चा कर चुकी है मांडू वाली क्लास में, मांडू जो है राजधानी है। उसके बाद में तोमर की चर्चा होती है, तोमर वंश की जो है संस्थापक हैं वीर सिंह देव, ग्वालियर राजधानी बना रहे हैं। होलिकर होलकर वंश तो आपको पता होगा, मल्हार राव होलकर की चर्चा बिल्कुल होती है, और रानी अहिल्याबाई की चर्चा हमेशा होती है। उसके साथ सिंधिया वंश की बात होगी तो राणोजी सिंधिया, उज्जैन ग्वालियर संबंध समझ लो। और भोपाल रियासत का संस्थापक कौन है, दोस्त मोहम्मद खां, इस्लाम नगर या भोपाल को राजधानी बनाया जा रहा है। यहाँ से आपको बिल्कुल प्रश्न पूछता है, बिल्कुल हल्के में मत लेना। पीएससी 2025 देने जा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलना अतुल सर ने थोड़ा तो हिंट कर दिया था कि नहीं यहाँ से प्रश्न बनेंगे, तो उनकी हिंट से आज ये प्रश्न हमको बन गया। अब सोचो इकोनॉमिक्स के अलावा अन्य सब्जेक्ट में भी मैं आपकी सारी मदद करके दे रहा हूँ। यदि आपकी पास होने की इच्छा नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद एक और फैक्ट जरा हटके, मैं हमेशा बोलूंगा कि परंपरागत तरीके से पढ़ोगे तो पढ़ते रहोगे, मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं आपको अलग लेवल पे ले जाके पढ़ा दूंगा। आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना विभिन्न यूट्यूब में भटकने की जरूरत है, ना टारगेट्स लेने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है। आपको सिर्फ पढ़ना है, और मैं कहूंगा मैं आपको पूरी ईमानदारी से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। एक बार आप उस आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े, एक बार हमें मौका दें, उसके बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। चलिए, इस आधार पर अब आगे बढ़ते हैं, और इसी कहानी को मैं आगे दोहराता हूँ, ध्यान से सुनना। डाउट क्लियर सेशन में अब चर्चा हो रही है बच्चों मोती महल की। किसकी चर्चा हो रही है, मोती महल की। तो मोती महल रामनगर मंडला में है एक तो, और एक आपको ग्वालियर में भी देखने को मिल जाएगा। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, इतना याद रखना। और ग्वालियर मंडला में जो मोती महल है, उसके उसका जो निर्माण करता है, जिनके नाम आता है, वो है गोंड राजा हृदय शाह का, नर्मदा नदी के किनारे स्थित। वहीं ग्वालियर में चर्चा होगी तो सिंधिया राजा दौलतराव सिंधिया ने, जहां मध्य प्रदेश के गठन तक मध्य प्रदेश की विधानसभा होती थी आयोजित। समझ गए बात को? इसी आधार पर एक प्रश्न आपको दिया है होमवर्क के तौर पे करने के लिए, बढ़िया अच्छे से करके देखना कि आप इस होमवर्क को कर पा रहे हो या नहीं। सिंधिया वंश का वह शासक जिसने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करी थी, एवं मोतीवाला के नाम से जाना गया। आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। मैं फिर फाइनल आंसर आपको पिन करके दे दूंगा। देखता हूं कि आप मेरी क्लास को बाद में भी देखते हैं अथवा नहीं। चलिए, इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा, कि तेली की सराय आपसे पूछे पर्यटक स्थल हरदा जिले में, ये पूछते हैं प्रश्न जरा हटके, तो ये कहाँ पर है, हरदा जिले में। तेली का मंदिर धार्मिक स्थल ग्वालियर जिले में है, इतना बता देना।
अब बैतूल जिला चर्चा में रहा है बच्चों पिछले कुछ वर्षों में, तो बैतूल से एक प्रश्न बिल्कुल पीएससी प्री में बनाने वाला है, ध्यान से सुनो। बैतूल का बांचा गांव यदि चर्चा में रहा तो किस लिए रहा, तो बताना। पूर्णतः रसोई वाला देश का पहला गांव है, पूर्णतः सौर रसोई वाला। कौन सा? सोलर रसोई की बात हो रही है बच्चों, पूर्णतः सोलर सोलर रसोई वाला देश का पहला गांव। वहीं कसाई गांव की बात चर्चा में आती है तो भारत का पहला बायोमास गांव है। भारत का कैसा? पहला बायोमास गांव है। इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट फटाफट देख लो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आज मैंने एक क्लास में कितने प्रश्न करा दिए। आपको पूछे राजकवि, दरबारी कवि या राजकवि की चर्चा हो रही है, दोनों दरबारी कवि की चर्चा, एक हो रही है जगनिक की और एक है जयानक। देखो नाम मिलते जुलते, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अभी तो मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें लग रहा है कि चलो सर ने बता दिया, एग्जाम के दिन आ जाता है ना तो हक्के बक्के उड़ जाते तुम्हारे। समझे बात को? तो आंसर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो अब, कि जगनिक कौन है? महोबा के चंदेल राजा परमर्दी देव के राजकवि हैं। कौन? जगनिक। पूछे डायरेक्ट भी पूछ ले कि आपको परमर्दी देव के राजकवि कौन थे? जगनिक। या जगनिक किसके राजकवि थे, ऐसे बता दो। आल्हा खंड या आल्हा गायन की जो है रचना कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, कौन? जगनिक। ठीक है, जिसमें 22 खंड है और विश्व की सबसे लंबी कविता भी कहलाती है आला खंड। बड़ी अच्छे से आप सुनना, जब आप विशेषकर मैहर वाले एरिया में जाओगे, मैहर, सतना, यहाँ पर आपको ये बड़ी अच्छे से वृत्तांत आपको सुनने को मिल जाएंगे। वहीं जयानक की चर्चा होती है तो पृथ्वीराज के आश्रय में कश्मीरी पंडित या एक राजकवि थे। कौन? जयानक। किसके आश्रय में? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज विजय की रचना ये कर रहे हैं। ठीक है, वहीं आप ध्यान से सुनना कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज तृतीय, देखना एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में बहुत मजे लेता है पीएससी, मतलब एसएससी वाले। अभी तो तुम लोगों को पृथ्वीराज चौहान बोल दिया जाता है, पर जब आप एसएससी जैसे एग्जाम देने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि कितने इंटरेस्टिंग मतलब प्रश्न बनाते हैं। वहां पर पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय लिख के देता। और एक बार इंसिडेंट कुछ ऐसा ही हुआ था कि मैंने लिख के दिया था कि देखो ध्यान से पढ़ के जाना, वहां पर पृथ्वीराज द्वितीय और तृतीय में कंफ्यूजन करेगा, और यकीनन एग्जामिनर ने वैसा पूछ लिया था एसएससी के एग्जाम में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक बार आपने इतिहास भी मुझसे पढ़ लिया तो आप एसएससी जैसे एग्जाम में बैठ के देखना, आप बिल्कुल आराम से सारे प्रश्नों को कर लेंगे। समझे बात को? तो अब इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूंगा आपसे, और उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से संपूर्ण टॉपिक को समझ लिया होगा और आपको हमारे द्वारा की जा रही मेहनत कैसी लग रही है। यदि अच्छी लग रही है तो मैं कहूंगा हमसे फटाफट जुड़िए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और मेरी मेहनत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मैं अतुल कुमार गर्ग मिलूंगा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। यदि आपको भी कोई टॉपिक लगता है कि सर हमें ये टॉपिक पर क्लास दे दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, जब मैं आपके लिए समय निकालूंगा तो उस क्लास को भी बहुत विधिवत बना दूंगा। जय हिंद साथियों, बहुत धन्यवाद सभी अभ्यर्थियों का जो प्रतिदिन मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरे साथ जो है हाथ में हाथ मिलाकर चलते हैं। मैं उनका हमेशा हृदय से आभारी रहूंगा और उनके लिए सबसे बेस्ट करके दूंगा। अपना ख्याल रखना, मिलेंगे नेक्स्ट।